चलिए भाई, गुड इवनिंग सभी को। तो कल हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था कंडीशनल सेंटेंसेस, और आज वो हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है। जिन्होंने कल वाली क्लास नहीं देखी तो आज जाके, चाहे आप यूट्यूब पे देख लो, चाहे आप मोबाइल एप्लीकेशन पे देख लो। आपने वो चेक कर लिया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? नहीं किया? ठीक है। तो चैप्टर का नाम था कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है। छोटा चैप्टर है, मैंने कल ही आपको बता दिया था कि 2 दिन का चैप्टर है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंस में 4 ही चीजें हमको पढ़नी थी, 2 हम लोग फिनिश कर चुके हैं, और इतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। तो हेडिंग डालेंगे टाइप नंबर सी। टाइप सी। टाइप सी। टाइप सी में आपको देखने को मिलेगा जो इफ क्लॉज है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। किस में होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है। अगर इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में हुआ तो मेन क्लॉज जो बनेगा वो बनेगा उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता यहीं से है। कंडीशनल सेंटेंस का सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनेगा यार। और बात आती है, अगर आपको वैसे तो पता होना चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस क्या कहता है, लेकिन मैं फिर भी लिखा देता हूं। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर एनीवन कोई बताएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी इसको इफ क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज बोलेंगे तो ये हो गया मेन क्लॉज। ठीक है। ये मेन क्लॉज हो गया। ये है मेन क्लॉज। और ये हो गया कंडीशनल क्लॉज या इफ क्लॉज। कोई जरूरी नहीं हमेशा इफ दिखता है यहाँ पर, इफ के अलावा और भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। यानी इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इफ क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज। ये रहा। तो एग्जामिनर या तो एरर इधर देगा या तो एरर इधर देगा। ठीक है। ये रहा।
तीन टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो इस वाले क्लॉज में एरर दे देगा एग्जामिनर, या तो एग्जामिनर यहाँ एरर देगा, या तो नो एरर का क्वेश्चन। तीन क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। पहला वाला और दूसरा वाला जो फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस है दोनों रॉन्ग है, ठीक है। थर्ड वन करेक्ट है। फर्स्ट रॉन्ग क्यों हुआ? फर्स्ट रॉन्ग क्यों हुआ? देखो, कॉमा से राइट हैंड साइड वाला क्लॉज वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहां पर गलती थी, यहां पर इन्होंने क्या नहीं दे दिया, सब्जेक्ट के बाद हैड नहीं दिया, ठीक है। दूसरा क्यों गलत है? तो आपको पता, हाँ, अगर इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में है तो सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन क्लॉज का स्ट्रक्चर कहता है कि सब्जेक्ट के बाद वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जबकि यहाँ इसने क्या दे दिया, विल दे दिया। तो एरर या तो इधर या तो इधर, और या तो नो एरर। तीन ही क्वेश्चन यहां से बनेंगे, नोट करेंगे। तो इफ क्लॉज पास परफेक्ट में तो मेन क्लॉज में वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो तीन स्ट्रक्चर हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं। टाइप वन था इफ क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो यहाँ सब्जेक्ट विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। फिर टाइप बी में हमने पढ़ा था इफ क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में, तो यहाँ विल का वुड बन गया था। अब यहाँ टाइप सी में पास्ट परफेक्ट है, तो यहाँ वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। कोई डाउट है तो पूछेंगे। सेकंड सेंटेंस, कोई एरर है या करेक्ट है? हिंदी मीनिंग क्या आ रही है इसकी? हिंदी मीनिंग, हाँ, होता ना कभी कभी मार्केट में आपका दोस्त दिख जाता है, उसने आपको देखा लेकिन आपने नहीं देखा, दूसरे दिन उसने पूछा भाई तूने तो गाड़ी भी नहीं रोकी। तुम कह रहे हो कि भाई अगर मैंने तुम्हें देखा होता तो मैं गाड़ी रोक लेता। तो इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई बाइक। तो एरर थी यहाँ पर, तो वुड आना था, हैव फिर क्या आएगा, स्टॉप्ड। ये रहा, आई वुड हैव स्टॉप्ड माई बाइक, ठीक है। हाँ, इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, वो मैंने कल भी बताया। आई वुड हैव स्टॉप्ड माई बाइक इफ आई हैड सीन यू, वो भी करेक्ट होगा, एरर नहीं होगी उसमें। टेंसेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन बनता है यार। अब ऐसा नहीं है कि टेंसेस नहीं बनता, टेंसेस से भी बनता है। हिंदी मीनिंग क्या आ रही है इसकी? अगर हम उसे पहले ही ढूंढ लेते तो उसकी जान बचा लेते, ठीक है। तो तीनों सेंटेंस में फर्क क्या दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है या नहीं है? हाँ, मतलब एक ही वर्ड के बीच में डिफरेंस है,
हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, ये रहा। अब बात ये होती है ना, देखो मतलब ये समझो कि 95% क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, समझ आ रहा है। लेकिन कभी आप, होता ना कि भाई एग्जाम देने से पहले मॉक टेस्ट भी तो लगाता है इंसान, ऐसा थोड़ी कि सीधा एग्जाम में उतर जाओगे। एग्जाम में तो आएगा यहीं से, ये वाला ही। लेकिन जब आप मॉक टेस्ट देते हो कोई बुक में या कभी रील्स में ये आ गया, तो कभी कभी वो क्या करते हैं, वुड की जगह क्या भी दे देते हैं, कुड। और वुड की जगह क्या भी दे देते हैं, माइंड। तो ये भी गलत नहीं होता, ये भी करेक्ट है। आ जाओ आ जाओ, ये रहा। अब बात आती है क्या, देखो नोट, फॉर पॉसिबिलिटी। ये रहा। अगर बात किसकी हो रही है, एबिलिटी, एबिलिटी यानी योग्यता। देखो ना, वो कह रहा अगर हम उसे ढूंढ लेते तो इनको कॉन्फिडेंस है कि हम उसकी जान क्या कर लेते, बचा लेते, भाई पक्का बचा लेते, ये कहना चाह रहा है। और बात किसकी दिख रही, संभावना, शायद उसकी जान बचा लेते। ठीक है, तो अगर बात कहीं पर एबिलिटी की हो रही होगी तो आप वुड की जगह क्या लगा सकते हो, कुड। अगर बात किसकी हो रही होगी, पॉसिबिलिटी, ये कह रहा है कि अगर हम उसे पहले ही ढूंढ लेते शायद उसकी जान बचा लेते, यहां पर वो शायद कहना चाह रहा है, संभावना। ठीक है, नोट करेंगे। टॉपिक ये है यार, मोबाइल आए तो फोटो खींच लो। टाइप सी, इतना कराया आपको, कर लोगे। यानी टाइप सी में इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में, तो मेन क्लॉज का स्ट्रक्चर वुड है, वो आपकी थर्ड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये ना के बराबर आता है, लेकिन कभी दिख जाए तो, अगर सपोज करो मैंने पढ़ाया ही नहीं है ये, फिर तुम्हारा माइंड क्या जाएगा, फिर तो तुम्हें सिर्फ ये स्ट्रक्चर याद होगा ना, और तुम क्या करोगे, कुड और माइंड की जगह भी क्या लगा दोगे, वुड लगा दोगे। इसलिए ये कराना भी जरूरी है। इसका लिखो रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट। अच्छा, पहला सेंटेंस क्या था यार, फर्स्ट वाला बोलना, वही वाला, इसका फर्स्ट, टाइप सी का। अच्छा, इफ ही, हाँ, अगर तुमने मुझे कॉल किया होता तो मैं तुम्हारी मदद करता, यही तो कहना चाह रहा है सेंटेंस। उसी को दोबारा लिखो, यू था ही था, लिखो इफ यू हैड कॉल्ड मी, अगर तुमने मुझे कॉल किया होता तो मैं तुम्हारी हेल्प करता। इफ यू हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू, ये था सेंटेंस। अब दोबारा लिख रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो कारण जरूर होगा। और इंपॉर्टेंट भी मार्क कर दो, इंपॉर्टेंट तो टाइप सी में भी करो यार, पहले तो इसको ही इंपॉर्टेंट लिखो, और उसके बाद रूल वन को भी इंपॉर्टेंट लिखो, इंपॉर्टेंट है। हिंदी मीनिंग थी इसकी, अगर तुम मुझे कॉल करते
हो गया। सुनो जी, सुनो कहानी। ये तो ऑलरेडी हम लोग समझ चुके थे पहले ही। टाइप वन ही है, इफ यू हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू। ठीक है, अब सुनो, इन तीनों का खेल है। किन तीनों का? ये रहा। करना क्या है, इफ को हटा के भी ये सेंटेंस बनाया जा सकता है। इफ को हटा के भी ये सेंटेंस बनाया जा सकता है। फिर क्या होगा सुनो, इफ को हटा देना है, हेड को पहले लिखना है। इफ को हटा देना है, हेड को पहले लिखना है, सब्जेक्ट को लेके जाना है बाद में। बस इन तीनों पर क्या किया मैंने, इफ को हटा दिया, हेड पहले, यू बाद में। ठीक है, एक बार लिखना मत अभी, बाकी एज इट इज छापना है, लिखना मत, सुन लो पहले। बाकी मैं क्या कर रहा हूं, एज इट इज छाप रहा हूं। ये रहा। अब इसका हिंदी मतलब बताओ मेरे को। ये रहा। इसका हिंदी मतलब क्या होगा फिर, हैड यू कॉल्ड मी। हाँ, लग ऐसा रहा ना कि ये पूछ रहा है, हैड यू कॉल्ड मी, क्या तुमने मुझे कॉल किया था। लेकिन साहब अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क होता और ये सेंटेंस अलग होता, तब यहाँ पर इसका मतलब होता कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। समझ आ रहा है? तो मेरे कहने का मतलब ये है कॉमा। तो बात ये है, ये रहा, दोनों सेम है। और बहुत बार एग्जामिनर, अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, ये रहा, एग्जामिनर ये दे देगा अब तुम्हें, हैड यू कॉल्ड मी आई वुड हेल्प्ड यू। तो यहां एरर किस में हो जानी थी फिर, यहां पर, क्योंकि ये इक्वल टू ये, तो मेन क्लॉज में क्या होना चाहिए, वुड हैव, वो आपकी थर्ड फॉर्म। नहीं समझ आया जो बोलना चाह रहा हूं, आया ना? तो एग्जाम में इसको हटा देगा वो, ये रहा। फिर लगता है कि यार हमने ये तो पढ़ा, ये क्या है, जबकि ये यही है। यानी घर में किसी नाम जगदीश होता है, स्कूल में तो जग्गू बोलते हैं घर आके, है ना? तो वही कहानी है, बस यही जग्गू है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एरर यहां भी बनती है। ये रहा। तो इफ यू हैड कॉल्ड मी की जगह आप क्या लिख सकते हो, हैड यू कॉल्ड मी। इफ यू हैड कॉल्ड मी का मतलब क्या है, अगर तुम मुझे कॉल करते। इसका मतलब भी क्या है, अगर तुम मुझे कॉल करते हैं। अगर मैं अलग से सेंटेंस लिखूं, हैड यू कॉल्ड मी, तब वो अलग बात है। इसका फिर यहां मैंने क्या भी लगाया है, अब यहां पर पूछ रहा है वो प्रश्न, क्या तुमने मुझे कॉल किया था, ये अलग चीज है। ठीक है, हाँ, ना ना, फिर इफ लगाने में कॉमा ही लगाते ना। इफ यू हैड कॉल्ड मी, क्या तुमने, हाँ फिर क्वेश्चन मार्क। हाँ बाद में अगर अलग सेंटेंस लगा, हाँ बिल्कुल, वो अलग चीज हो जाती फिर। लेकिन इस वाले का मतलब ये न्यूज़पेपर में भी रोज देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस को ध्यान रखिएगा। कुछ नहीं किया मैंने, इन तीनों में इफ को हटा दिया, इसको पहले इसको बाद में, बस ये तो किया हुआ है। मीनिंग क्या है दोनों का सेम, हिंदी में भी लिख लो तभी चीजें क्लियर होंगी। ग्रामर का खेल अलग है, सारी चीजें डिफरेंट होती हैं भाई इंग्लिश में। इंग्लिश राइटिंग अलग है। अगर मैं बोलूँ ना अपने बारे में लिखो, अभी 10 मिनट देता हूँ, पेन चलेगा ही नहीं, नहीं चलता यार पेन। इंग्लिश लिखना अलग होता है, इंग्लिश बोलना अलग होता है। बहुतों की फ्लुएंसी बहुत अच्छी होती है, लेकिन ग्रामर की धज्जियां उड़ा देते हैं। क्योंकि इंग्लिश बोलना अलग कला है, इंग्लिश ग्रामर अलग है। बहुतों को लगता है कि भाई अच्छे स्कूल से पढ़े हो, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, फिर भी ग्रामर नहीं आती तुम्हें, लेकिन ऐसा नहीं है यार। और बहुतों को ग्रामर बहुत अच्छी आती है, लेकिन फिर बोलना नहीं आता, ये भी तो रहता है। अच्छा एक सेंटेंस और लिख लें इसका।
अच्छा दूसरा क्या था, इफ आई हैड सीन यू, आई वुड हैव स्टॉप्ड माई बाइक। इसको दूसरे तरीके से बना के दिखाओ यार। हाँ बनाओ, दूसरा भी बनाओ। क्या बन जाएगा, हैड आई सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई बाइक। बना लो दूसरा भी, हैड आई सीन यू आई वुड हैव, अच्छा यहाँ मैंने गलती कर दी यार, हैव आएगा ना इधर, आई वुड हैव स्टॉप्ड माई बाइक। हैड आई सीन यू, दोनों का मतलब सेम है। लिख लिया। हेडिंग डालेंगे टाइप डी, अदर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। कोई डाउट हो रहा है तो पूछना, ठीक है। टाइप डी हेडिंग डालो, अदर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी इसमें जितना भी सिलेबस है सबका सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। अनदर और अदर में वैसे जो तुमने टॉपिक पूछ लिया वो पूछ लिया है एडजेक्टिव का। हाँ लेकिन फिर भी बता देता हूँ एक बार।
होता है वो। टाइप डी का रूल नंबर फर्स्ट, चांद सितारे लगा लो। अच्छा, पास्ट टेंस के बारे में आप जानते हो, बचपन से लेकर आज तक आपने पास्ट में आई के साथ क्या पढ़ा है, वॉज या वर? आई के साथ क्या लगता है बचपन से लेकर आज तक? वॉज ही लगता है। लेकिन आज क्या सीखेंगे, वर। पूरी ग्रामर में एक जगह ऐसी है जहां पर आई के साथ क्या लगता है, वर, वो यही जगह है। तो कौन सा आएगा, आई के साथ वॉज आएगा एग्जाम में या वर आएगा, वर वाला आएगा। अब देखो फिर, रूल नंबर वन, हेडिंग डालेंगे इमेजिनरी पोस्ट। इमेजिनरी पोस्ट। पहले लिख लो फिर समझाता हूं। ये ओबीजे समझ आ रहा है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। नोट करेंगे। कर लिया नोट। तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चन बनता है यहाँ से एग्जाम में, बहुत। ये रहा स्ट्रक्चर, क्या कहता है, अगर आप किसी भी चीज को क्या कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए स्ट्रक्चर बनता ही है। तो मैंने क्या लिखा, देखो, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, सबके साथ क्या लगाओगे, वर। ही वर, शी वर, दे वर, यू वर, आई वर, ठीक है। और दूसरा कहानी, एक तो एरर इधर पूछेगा, एक एरर यहां पूछ देता है, ठीक है। सेंटेंस की हिंदी मीनिंग क्या करी, अगर मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता, ये तो कहना चाह रहा है। तो पहला वाला रॉन्ग क्यों है, हाँ, क्या दे दिया, एम दे दिया, इस वजह से ये सेंटेंस हो गया गलत, ये रहा।
और जबकि एग्जामिनर या तो इस क्लॉज में देगा या तो इस क्लॉज में, तो यहाँ का क्लॉज बिल्कुल सही था देखो। अब दूसरा क्या करेगा, यहाँ तो सही दे दिया, इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर, ये तो सही दे दिया, लेकिन यहाँ वुड की जगह इसने क्या दे दिया, विल दे दिया, ये रहा। और तीसरा क्या बनेगा, नो एरर, ऐसा भी तो आ सकता है क्वेश्चन, ये रहा, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता। क्या चिड़िया हो सकता हूँ, नहीं हो सकता, क्या है, इमेजिनरी पोस्ट है, तो इमेजिनरी पोस्ट में हमेशा सब्जेक्ट कुछ भी हो वर लगाइएगा, तो यही कारण आई के साथ क्या लगता है, वर। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसे पीट देता। बोलते हैं सेंटेंस बनाओ, इफ आई वर यू आई वुड पनिश हिम, ये रहा। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो देश का नेतृत्व करता। इफ आई वर द पीएम आई वुड लीड द नेशन। इफ आई वर द पीएम आई वुड लीड द नेशन। इमेजिन ही तो कर रहा, प्रधानमंत्री होता। हो गया, कर लोगे। रूल नंबर सेकंड, अब थोड़ी थोड़ी चीजें वो कभी कभार टकरा जाती हैं यार एग्जाम में, वरना आपका एग्जाम से ओरिएंटेड सारी चीजें होगी, लेकिन कभी कभी आपको ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। अगर आपको कभी एग्जाम में वर्ड दिखेगा इन केस, क्या दिखेगा, इन केस, और प्रोवाइडेड, या तो आपको दिखेगा प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड का मतलब होता बशर्ते, कंडीशन है कि, एक प्रोवाइड तो वो होता ना कि भाई जैसे हम आपको ये प्रोवाइड करा रहे हैं, ये रहा। एक प्रोवाइड होता कंडीशन, कंडीशन को दिखाता है कि भाई मैं ये काम करूंगा प्रोवाइडेड यू विल डू दिस, कंडीशन है कि आप ये करोगे, ठीक है। तो इन केस और प्रोवाइडेड अगर आपको किसी सेंटेंस के बीच में नजर आता है, तो ये हमेशा अपने साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस या बोलो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेता है। कौन सा टेंस लेता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है वो हमें नहीं पता होता है। अब फंस जाओगे कहाँ, ये बीमारी है क्या। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या ईएस ऑब्जेक्ट, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये रहा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बनाए सेंटेंस,
नोट करेंगे। सही करो तो, कुछ एरर हैं तो, कुछ एरर नजर आ रही हैं तो सही करो। हम्म। कॉल द पुलिस इन केस, कॉल द पुलिस, ये रहा। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या कहता है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें ऐसी है, यस। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा, तो क्या बनना था, एंटर्स। लेकिन एक एरर और है उसमें, एक एरर और है। नहीं, अथीव भी लगा लोगे तब भी सही है, दथीव भी बिल्कुल करेक्ट है। हैं, योर्स नाजी, और थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वहीं पर छुपी हुई बैठा हुआ है, वहीं पर इंतजार कर रहा है। कलेक्टिव नाउन, हाँ तो वो तो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, द पुलिस। कोई बात नहीं, हो सकता है मैंने आज तक बताया नहीं हो, लेकिन आज बता देता हूँ। लेकिन आज के बाद कहीं भी सुन लो तो फिर गलती ना करना। सुनो जी, एंटर का हिंदी मतलब बताना मेरे को एक बार। हाँ, एंटर मीन्स अंदर आना। आना, आना कहाँ, बाहर या अंदर, क्या हो गया। हाँ, एंटर मीन्स अंदर आना, राइट। तो एंटर कभी भी अपने साथ इन और इनटू नहीं लेता है, यही तो बात है। ये रहा, ये बहुत एरर, ये प्रेपोजिशन की एरर थी, मैंने यहाँ जानबूझ के डाल दी, क्योंकि आपको बार बार चीजें पता हो तो अच्छी बात है। एंटर द थीफ, सॉरी, इन केस द थीफ एंटर्स योर रूम, ये रहा। अच्छा हाँ, अगर मैं एंटर की जगह लिखता इफ द थीफ कम्स, ये रहा, तब इन बिल्कुल, क्योंकि कम मतलब आना, कम अंदर आने को कम इन, बाहर आने को कम आउट, तो कम के साथ इन आउट आ सकता है। लेकिन एंटर का ऑलरेडी मतलब होता है अंदर आना, तो एंटर के अंदर कम इन वर्ड ऑलरेडी छुपा हुआ होता है। एंटर का मतलब ही क्या होता है, कम इन। तो इसलिए एंटर कभी भी अपने साथ इन और इनटू नहीं लेता। जैसे कल कौन सा था वो, अनलेस और अनटिल अपने साथ भी नहीं लेता ना, नो और नॉट, वैसे ही एंटर अपने साथ इन इनटू नहीं लेता, लेकिन कम ले सकता है, क्योंकि कम बाहर भी आ सकता है इंसान। ठीक हो गया। क्या नेक्स्ट वन सेकंड करेक्ट है, इन्फॉर्म मी इन केस यू नीड मोर मनी, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड वन बोलेंगे यार, आई विल अटेंड द मीटिंग। अच्छा देखो, जबकि हिंदी में पढ़ने में अच्छा लग रहा है, बात फ्यूचर की तो हो रही है। आई विल अटेंड द मीटिंग, मैं मीटिंग को अटेंड करूंगा, प्रोवाइडेड शर्त है कि वह भी अटेंड करेगी। बात तो फ्यूचर की नजर आ रही, और विल बिल्कुल करेक्ट नजर आ रहा है, लेकिन गलत है। ठीक है, जबकि पढ़ने में बिल्कुल सही लग रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोवाइडेड अपने साथ क्या लेता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्या कटेगा, विल कटेगा, अटेंड कटेगा, और अटेंड की जगह क्या आएगा, अटेंड्स आएगा। और अटेंड्स में एस क्यों आया वो 10 दिन बाद आपको पता चलेगा, जब आप पढ़ लोगे। आपके केस में कह रहा हूँ, बाकी तुमने तो पढ़ा ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पढ़ा ही था यार, सी के साथ अटेंड सी ही तो आएगा। हाँ तो बस ठीक है। बस एक लास्ट रह गया, चैप्टर होता है कंप्लीट।
तो ध्यान रखना इन केस और प्रोवाइडेड अपने साथ कौन सा टेंस लेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जबकि बात कब की हो रही है, फ्यूचर की, ठीक है। लेकिन अब बात वही आ गई ना कि कंडीशन सेंटेंस तो है, कंडीशन सेंटेंस हो रहा नहीं हो रहा, देखो आई विल अटेंड द मीटिंग, यानी इस कार्य का होना कंडीशन किस पर निर्भर कर रहा है कि भाई मैं मीटिंग अटेंड करूंगा, लेकिन शर्त है कि वो भी करे, तो कंडीशन सेंटेंस है। रूल नंबर 3, इसको कंजंक्शन में भी कराते हैं हम लोग, लेकिन यहां भी कराते हैं, इसके पीछे यह राज है कि कंडीशन सेंटेंस का काम भी करता ही है। पहली बात तो सुनिएगा, रूल नंबर 3 टॉपिक है लेस्ट। क्या है टॉपिक, लेस्ट। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है यार, ये पहले बहुत आता था, अब कम आने लगा है। कम आने का कारण क्या है, जिसको कुछ नहीं पता उसे ये पता रहता है, इसलिए वो कम देता है, ठीक है। इसलिए मैं इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पस से नहीं मानूंगा, लेकिन कभी भी एग्जाम में टकरा सकता है। राइट फास्ट लेस्ट यू विल नॉट कंप्लीट द पेपर। गलती बताएगा कोई, लेस्ट का मतलब होता नहीं तो, राइट फास्ट लेस्ट यू विल नॉट कंप्लीट द पेपर। अब पहली बात तो सुनो, पहली एरर क्या है, पहले मैं पूरा लिख लेता हूं, ठीक है, मतलब समझा लेता हूं, बाद में आप लोग लिख लीजिएगा। तो कहानी ये कहती है यार, लेस्ट जब भी दिखेगा ना, चाहे अगर कोई सपने में आपको लेस्ट बोले, तो आपने उसको क्या रिप्लाई देना है सपने में भी, ये रहा, लेस्ट का पेयर हमेशा शुड से बनता है, लेस्ट अकेला यूज नहीं होगा, लेस्ट किसके साथ आएगा, और इसका हिंदी मतलब होता है क्या, नहीं तो सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है, जल्दी लिखो नहीं तो पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे, यही तो बोलना चाह रहा है। तो सेंटेंस गलत होने का कारण क्या बना, लेस्ट का पेयर शुड से चाहिए, इन्होंने किसके साथ दे दिया, विल के साथ। तो करेक्ट करते हैं, राइट फास्ट लेस्ट यू शुड नॉट कंप्लीट द पेपर, ये रहा। हो गया। तो देखो यार, सबसे पहले जब भी लिस्ट दिखता है तो क्या चेक करो, शुड। तो यार फिर भी सेंटेंस गलत है साहब, क्यों, कारण, वही तो बात है ना, ये तो रट देते हैं बच्चों की लिस्ट के साथ शुड, लेकिन तब भी गलत है, और साफ साफ नजर आ रहा है। करो ट्राई, करो ट्राई। नहीं नहीं नहीं, वो करेक्ट है यार, वो करेक्ट है, राइट, वो तो है ना, राइट फास्ट, जल्दी लिखो, ईट फास्ट, डू फास्ट, ड्राइव फास्ट, वो तो सही है। मैं बताऊंगा तो फिर रिग्रेशन होगा कि ये इतना भी नहीं आया हमें, सोच नहीं पाए, हार मान ली तो बोलो, बता दूं। अच्छा साहब एक चीज बताओ मेरे को, लेस्ट सूट का हिंदी मतलब, तो लेस्ट सूट के अंदर नहीं वर्ड ऑलरेडी छुपा है, तो नॉट क्या काम कर रहा है यहाँ। अब देखो, जल्दी लिखो लेस्ट शुड, नहीं तो पेपर नहीं कर पाओगे, दो दो बार नहीं लगाओगे क्या,
लेस्ट शुड का मतलब ही क्या होता है, तो लेस्ट शुड भी अपने साथ नो और नॉट, इसलिए तो बोला था। तो यहाँ ऐसा लिखो, नो प्लस नॉट लिखो और इसको करो कट, ऐसे, यानी कहानी यहाँ चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। तो पहली बात तो लेस्ट का पेयर शुड से, और साथ में कभी भी ये नो और नॉट नहीं लेगा। चलो अब करेक्ट करते हैं फिर। राइट फास्ट लेस्ट यू शुड लेस्ट का पेयर शुड से, बाकी चीजें सेम, लेकिन तब भी गलत है। अब बोलो, इसलिए तो इंपॉर्टेंट है यार, बोलो। अब यहां पर चीजें और नहीं, इसकी हिंदी मीनिंग निकालो। राइट फास्ट, जल्दी लिखो, लेस्ट शुड, नहीं तो पेपर कंप्लीट कर लोगे, ये कोई बात होती? जल्दी लिखो नहीं तो पेपर कंप्लीट कर लोगे, सही लग रहा है सेंटेंस? मेहनत कर लो नहीं तो पास हो जाओगे, या मेहनत कर लो नहीं तो फेल हो जाओगे, कौन सा होगा सही? मेहनत कर लो नहीं तो, जल्दी लिखो नहीं तो पेपर पूरा कर लोगे, ये बन रहा है ना? तुम्हें समझ आ भी रहा है जो बताना चाह रहा हूं? जल्दी लिखो नहीं तो पेपर क्या कर लोगे, तो कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट होगा वहां पर, क्या होगा, इनवर्जन हो जाता है वहां पर। तो ये सेंटेंस करेक्ट फॉर्म में बनेगा, राइट फास्ट लेस्ट यू शुड इनकम्प्लीट द पेपर। अब कोई एरर नहीं है भाई, ये ना, तो इसीलिए ये बन जाता आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कितनी एरर आ सकती? 4, 1 2 3 4, यानी एक क्वेश्चन को एग्जामिनर 4 तरीके से पूछ सकता है, 3 में एरर, एक नो एरर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसी के साथ होती है हमारी कंडीशन सेंटेंस की कहानी कंप्लीट। अच्छा चैप्टर था, छोटा था और एग्जाम ओरिएंटेड है।